ये आदमी कभी अमेरिका के 90% तेल कारोबार को कंट्रोल करता था और जब सरकार ने उसका साम्राज्य तोड़कर खत्म करने की कोशिश की तब भी वो पहले से ज्यादा अमीर बन गया। ये कहानी है जॉन डी रॉकफेलर की, जिसे दुनिया का पहला बिलियनर माना जाता है और जिसे अपने समय का सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला बिजनेसमैन कहा गया। 8 जुलाई 1839 रोचफोर्ड, न्यूयॉर्क में एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया जॉन डेविसन रॉकफेलर। उसकी माँ अलाइजा बेहद धार्मिक महिला थी, एक डिवाउट बैप्टिस्ट जो ईमानदारी, मेहनत और भगवान में विश्वास करती थी। लेकिन उसके पिता विलियम बिल्कुल उल्टे थे। विलियम एवरी रॉकफेलर, जिन्हें आसपास के लोग डेविल बिल कहते थे, एक अजीब आदमी थे, एक कॉन आर्टिस्ट जो खुद को ट्रैवलिंग सेल्समैन बताकर अपनी असली जिंदगी छुपाता था। एक दिन छोटे जॉन ने पूछा, पापा आप जब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? बिल ने कहा, बेटा इम्पोर्टेंट बिजनेस पर जाता हूँ। लेकिन असल में वो बिजनेस क्रूरता से भरा था। बिल मरते हुए लोगों को रंगीन पानी, कैंसर की दवा बताकर बेचता था। कभी खुद को डेफ म्यूट बनाकर किसानों के बीच बैठ जाता और उनकी बातें सुनकर बाद में उन्हीं जानकारियों से उन्हें ठगता था। वो सिर्फ उनका पैसा नहीं चाहता था, वो उन्हें सब कुछ खोते हुए देखना चाहता था। वो अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही करता था। एक बार उसने छोटे जॉन को ऊंची कुर्सी पर खड़ा किया और कहा, कूद जाओ बेटा, मैं पकड़ लूंगा। जॉन कूद गया लेकिन पिता पीछे हट गया। जॉन जमीन पर गिर पड़ा। बिल ने कहा, याद रखना, किसी पर पूरी तरह भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। यही सबक जॉन की असली शिक्षा बन गया। भरोसा कमजोरी है, दुनिया एक युद्ध भूमि है, अगर तुम शिकारी नहीं हो तो तुम शिकार हो। 1849 तक आते आते डेविल बिल पर कई आरोप लगने लगे और वो अचानक कनाडा भाग गया। उसने नया नाम डॉक्टर विलियम लिविंगस्टन रख लिया, दूसरी शादी कर ली और 50 साल तक दोहरी जिंदगी जीता रहा। उसने अपने परिवार को गरीबी में छोड़ दिया, लेकिन जॉन ने ये सब कभी नहीं भुलाया। 16 साल की उम्र में जॉन घर का जिम्मेदार बन गया। वो शांत स्वभाव का था, लेकिन नंबर्स को लेकर पागलपन की हद तक गंभीर था। उसने 3 महीने का बुक कीपिंग कोर्स किया और असिस्टेंट बुक कीपर की नौकरी मिल गई, जहां उसे रोज 50 सेंट मिलते थे। वो हर एक पैसा एक छोटी लाल किताब में लिखता था, जिसे वो लेजर ए कहता था। 20 साल की उम्र तक उसने $800 बचा लिए, लेकिन असली बिजनेस में जाने के लिए उसे और पैसे चाहिए थे। इसलिए उसने वही किया जो उसके लिए सबसे कठिन था। उसने अपने पिता से पैसा मांगा। डेविल बिल ने उसे $1000 उधार दिए, लेकिन अपने ही बेटे से 10% इंटरेस्ट लिया और कहा, कभी भी वापस मांग सकता हूँ। जॉन ने बहस नहीं की, उसने पैसे लिए और मॉरिस क्लार्क नाम के एक व्यापारी के साथ पार्टनरशिप कर ली। शुरुआत में वे बीन्स, पोक और ओट्स बेचते थे। ये बिजनेस सुरक्षित और स्थिर था, लेकिन 1859 में पेंसिल्वेनिया में तेल की खोज हुई और अचानक दुनिया ब्लैक गोल्ड से भर गई। क्लीवलैंड रिफाइनरी का बड़ा केंद्र बन गया। क्लार्क ने कहा, जॉन ये ऑयल बिजनेस केओस है, ये जुआ है। लोग हमेशा खाना खाएंगे, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो कर रहे हैं। लेकिन रॉकफेलर ने कहा, नहीं, तुम समझ नहीं रहे। लोग हमेशा अंधेरे में रोशनी चाहेंगे और ऑयल ही रोशनी है। क्लार्क की सलाह के खिलाफ उन्होंने सैमुअल एंड्रयूज नाम के एक ब्रिलियंट केमिस्ट को साथ लिया और रिफाइनरी बना दी। धीरे धीरे दोनों पार्टनर्स में तनाव बढ़ने लगा। रॉकफेलर एग्रेसिव एक्सपेंशन चाहता था, क्लार्क कर्ज से डरता था। आखिरकार 1865 में पार्टनरशिप टूटने की कगार पर पहुंच गई। तय हुआ कि कंपनी खत्म कर दी जाएगी और रिफाइनरी उस पार्टनर को मिलेगी जो प्राइवेट ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। बोली $2000 से शुरू हुई, धीरे धीरे बढ़ती गई। क्लार्क को विश्वास था कि 25 साल का लड़का इतनी बड़ी बोली नहीं लगाएगा। उसने कहा, 50,000। जॉन, ये छोड़ दो। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। क्लार्क ने अपना कोट उठाना शुरू कर दिया। उसे लगा वो जीत गया। तभी रॉकफेलर ने कहा, 72,500। क्लार्क का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया कि जॉन या तो दिवालिया हो जाएगा या सब कुछ जीत जाएगा। क्लार्क ने हाथ उठा दिया और कहा, मैं हार गया, बिजनेस तुम्हारा है। जॉन डी रॉकफेलर ने क्लार्क से हाथ मिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। बाद में उसने कहा, यही वो दिन था जिसने मेरे पूरे करियर को तय किया। अब जॉन मालिक था। उसने कंपनी का नाम रॉकफेलर एंड एंड्रयूज रखा और ऑयल की दुनिया में अपनी लेजर वाली सोच लागू करनी शुरू कर दी। उस समय रिफाइनिंग बहुत वेस्टफुल थी। ज्यादातर रिफाइनरी सिर्फ केरोसिन निकालती थी और बाकी गैसोलीन, नैफ्था और टार नदी में फेंक देती थी। रॉकफेलर ने उस नदी को देखा और उसे लगा जैसे पैसा बहाया जा रहा है। उसने कहा, अगर इसे जला नहीं सकते तो इसे बेचेंगे। एंड्रयूज ने रिफाइनरी के बचे हुए स्लज से लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स बनाना शुरू किया। रॉकफेलर ने बैरल बनाने के लिए अपने जंगल खरीदे और लकड़ी सुखाने के लिए अपनी किल्न बनवाई। हर मिडिलमैन को हटाकर वो बाकी सबसे सस्ता तेल बेच सकता था और फिर भी प्रॉफिट कमा सकता था।
30 साल की उम्र तक ये फॉर्मर बुककीपर क्लीवलैंड की सबसे बड़ी रिफाइनरी का मालिक बन चुका था। लेकिन रॉकफेलर यहीं नहीं रुका। उसने आसपास देखा और उसे सैकड़ों छोटी इनएफिशिएंट रिफाइनरियां दिखाई दी जो स्क्रैप्स के लिए लड़ रही थीं। रॉकफेलर के लिए ये राइवल नहीं बल्कि इंडस्ट्री की गंदगी थी। उसने कहा, मैं इन टूटे हुए टुकड़ों को एक में बदल दूंगा और उसे एक का मालिक मैं ही बनूंगा। 10 जनवरी 1870 जॉन डी रॉकफेलर और उसके कुछ साथियों ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना की। ये एक ऐसी मशीन बनने वाली थी जो हर कंपेटिटर को निगल लेगी। उसने ऑयल वेल्स की तरफ नहीं बल्कि रेल रोड्स की तरफ देखा, क्योंकि वही देश की नसें थीं। उस समय रेल रोड्स आपस में कंपटीशन में रेट गिरा रहे थे। रॉकफेलर को मौका दिख गया। वो रेल रोड किंग्स के पास गया और बोला, जेंटलमैन, मैं हर दिन 60 रेल कार ऑयल भेज सकता हूँ, बारिश हो या धूप, 60 कार लोड, और बदले में मुझे एक सीक्रेट पार्टनरशिप चाहिए। इसी से साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी बनी। ये एक शेल कंपनी थी जो बड़े रिफाइनर्स और रेल रोड्स के बीच कार्टेल की तरह काम करती थी। इसके 3 खतरनाक पिलर्स थे। पहला, रीबेट। रॉकफेलर को हर बैरल शिपिंग पर भारी डिस्काउंट मिलता था। दूसरा, स्पाई नेटवर्क। रेल रोड्स उसे उसके राइवल्स की पूरी जानकारी देते थे। तीसरा, ड्रॉबैक। जब कोई कंपेटिटर ऑयल भेजता तो उसका कुछ पैसा भी रॉकफेलर को मिल जाता। फिर रॉकफेलर अपने कंपेटिटर्स को 26 ब्रॉडवे के ऑफिस में बुलाता और शांत आवाज में कहता, तुम रेट्स देख रहे हो, मैं हर बैरल पर पैसा कमा रहा हूँ। अगर तुम मार्केट में रहोगे तो बैंकरप्ट हो जाओगे। अभी स्टैंडर्ड ऑयल को कैश या स्टॉक में बिजनेस बेच दो या फिर कुचल दिए जाओगे। एक बार एक रिफाइनरी ओनर ने ये ऑफर ठुकरा दिया। रॉकफेलर खड़ा हुआ, खिड़की तक गया और उसे बुलाया। 6 मंजिल ऊपर से शहर का नजारा खूबसूरत था। हवा तेज चल रही थी। रॉकफेलर ने धीरे से कहा, सोचो अगर कोई आदमी यहाँ से फिसल जाए तो सिर्फ 6 सेकंड लगेंगे और उसका नाम क्लीवलैंड के ओबिचुअरी में छप जाएगा। फरवरी और मार्च 1872 के बीच ये संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। सिर्फ 48 घंटों की एक मशहूर अवधि में रॉकफेलर ने एक के बाद एक 6 रिफाइनरी निगल ली और 3 महीने से भी कम समय में क्लीवलैंड की 26 में से 22 रिफाइनरी उसके सामने झुक गई। लेकिन फिर किसी ने इस गुप्त समझौते का राज लीक कर दिया और जनता भड़क उठी। मार्च के अंत तक तेल क्षेत्रों में गुस्से की आग फैल चुकी थी। लोगों ने रॉकफेलर के पुतले जलाए, मशालों के साथ जुलूस निकाले और स्टैंडर्ड ऑयल को एनाकोंडा कहकर उसके खिलाफ प्रदर्शन किए। दबाव इतना बढ़ गया कि पेंसिल्वेनिया की विधानसभा ने साउथ इंप्रूवमेंट कंपनी का चार्टर ही रद्द कर दिया। कुछ ही महीनों में जनता खुश थी। उन्हें लगा उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वे गलत थे। रॉकफेलर को अब उस कंपनी की परवाह ही नहीं थी, क्योंकि जब तक वो समझौता खत्म किया गया तब तक वो पहले ही क्लीवलैंड पर कब्जा कर चुका था और क्लीवलैंड तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उसने पूरे अमेरिका के नक्शे को ऐसे देखना शुरू किया जैसे कोई सेनापति युद्ध की योजना बना रहा हो। इसे कहा गया वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर किसी दूसरे राज्य की रिफाइनरी उसके सामने झुकने से मना करती तो वो उसकी ऑक्सीजन ही काट देता। उसने उन कंपनियों को खरीद लिया जो सफेद ओक की बैरल बनाती थीं। उसने वेयरहाउस खरीद लिए। उसने उन केमिकल प्लांट्स को भी खरीद लिया जहां रिफाइनिंग के लिए जरूरी एसिड बनता था। अचानक उसके प्रतिद्वंद्वी ये समझने लगे कि अगर वे तेल रिफाइन भी कर लें तो उसे रखने के लिए बैरल नहीं मिल रहा और प्रोसेस करने के लिए केमिकल नहीं मिल रहा। लेकिन अभी एक आखिरी बाधा बची थी, इंडिपेंडेंट पाइपलाइन। आखिरी कोशिश के रूप में पेंसिल्वेनिया के तेल व्यापारियों ने एक विशाल 110 मील लंबी पाइपलाइन बनानी शुरू की ताकि तेल सीधे तट तक पहुंच सके और रॉकफेलर की रेल रोड पकड़ से बच सके। रॉकफेलर ने इसका जवाब दिया स्कॉच्ड अर्थ रणनीति से। उसने पाइपलाइन के रास्ते में आने वाली जमीन के टुकड़े खरीद लिए और अतिक्रमण के मुकदमे करके निर्माण रुकवाने की कोशिश की। जब इससे भी काम नहीं बना तो उसके लोगों ने पाइप युद्ध छेड़ दिया, लाइनों को नुकसान पहुंचाया और स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देकर परमिट रुकवा दिए। जब तक पाइपलाइन पूरी हुई तब तक स्वतंत्र कंपनियां थक चुकी थीं और दिवालिया हो चुकी थी। तब रॉकफेलर ने बस अंदर जाकर उस पाइपलाइन को कौड़ियों के दाम खरीद लिया। एक के बाद एक डोमिनो गिरते गए। क्लीवलैंड से लेकर अटलांटिक तट तक स्वतंत्र तेल व्यापारी धीरे धीरे गायब होते गए। बच्चे अपने पिता को टूटते हुए देखते थे। 1869 तक वो पूर्व बुककीपर पूरे नक्शे पर कब्जा कर चुका था। तेल उद्योग के लगभग 90% हिस्से पर उसका नियंत्रण था। उसने अराजकता को समेटकर एक विशाल व्यवस्था बना दी थी। उसने महान खेल जीत लिया था, लेकिन अब एक नई समस्या पैदा हो गई थी। जब आप दुनिया के 90% हिस्से के मालिक बन जाते हैं तो आपकी पीठ पर एक विशाल निशान बन जाता है
और वही निशान अब लाल रंग से रंगा जाने वाला था। 1882 तक रॉकफेलर युद्ध जीत चुका था, लेकिन अब उसे एक ऐसे साम्राज्य को चलाने का तरीका खोजना था जो अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए था। स्टैंडर्ड ऑयल अब कई राज्यों में फैली दर्जनों कंपनियों का जाल बन चुका था। उस समय अमेरिकी कानून सीधा था। ओहायो की कंपनी पेंसिल्वेनिया की कंपनी के शेयर नहीं रख सकती थी। उसका साम्राज्य गुप्त समझौतों और मौखिक वादों से जुड़ा हुआ एक विशाल ढांचा था जो बहुत नाजुक था। इसलिए उसके वकीलों ने दुनिया की एक नई व्यवस्था बनाई, एक ऐसा कानूनी भूत जो सब कुछ रख सकता था लेकिन किसी के सामने जवाबदेह नहीं था। 2 जनवरी 1882 को रॉकफेलर और उसके 8 साथियों ने एक गुप्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने 40 अलग अलग कंपनियों के शेयर एक ही विशाल इकाई में डाल दिए जिसे 9 ट्रस्टी नियंत्रित करते थे। इसे कहा गया ट्रस्ट। ये एक कानूनी चाल थी। अगर कोई सरकारी अधिकारी पूछता कि न्यूयॉर्क की रिफाइनरी का मालिक कौन है, तो कागजों की भूल भुलैया उसे कहीं नहीं पहुंचने देती थी। जैसा कि एक पत्रकार ने बाद में लिखा, इसका अस्तित्व इसके प्रभाव से समझा जा सकता था, लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सकता था। न्यूयॉर्क के 26 ब्रॉडवे में अपने कार्यालय से, जिसे टेम्पल कहा जाता था, रॉकफेलर अब सिर्फ तेल रिफाइन नहीं कर रहा था, वो दुनिया को ऑप्टिमाइज कर रहा था। वो आखिरी बूंद तक का हिसाब रखता था। एक बार उसने एक फैक्ट्री को आदेश दिया कि केरोसिन के डिब्बे को सील करने के लिए ठीक 39 बूंद सोल्डर का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि 40 बूंद बेकार जाती थी और 38 बूंद से रिसाव होता था। उस एक बूंद ने लाखों डिब्बों में मिलकर बड़ी बचत कर दी। ये था स्टैंडर्ड तरीका, जुनून से पूर्णता तक। लेकिन रॉकफेलर की नजर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी। उसने समझ लिया था कि तेल अमेरिका में है, लेकिन अंधेरा पूरी दुनिया में है। उसने एशिया के बाजारों में नीले 5 गैलन के टिन भर दिए। चीन में उसने लाखों छोटे केरोसिन लैंप मुफ्त बांटे। अगर किसी आदमी को लैंप दे दो तो उसकी रातों पर तुम्हारा कब्जा हो जाता है और वो आदमी अपनी जिंदगी भर रॉकफेलर का तेल खरीदेगा। परिणाम चौंकाने वाले थे। उसने केरोसिन की कीमत 30 सेंट प्रति गैलन से घटाकर सिर्फ 8 सेंट कर दी। मानव इतिहास में पहली बार गरीब लोग भी सूरज ढलने के बाद रोशनी खरीद सकते थे। 1890 के दशक तक वो पूर्व बुककीपर $900 मिलियन का मालिक बन चुका था, जो उस समय पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था का लगभग 1.5% था। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा, आदमी खुद भीतर से टूटने लगा। रॉकफेलर को एलोपेशिया हो गया। उसके बाल गुच्छों में गिरने लगे, सिर, भौहें, पलकें सब गायब हो गईं। वो एक भूत जैसी आकृति बन गया और अलग अलग लंबाई की विग पहनने लगा। उसका पेट इतना कमजोर हो गया कि वो सिर्फ क्रैकर और दूध पर जीता था। और जब वो अपने टेम्पल में छिपा हुआ था, तभी एक नया दुश्मन अपनी कलम तेज कर रहा था। 1902 में मक्लूर्स मैगजीन के दफ्तर में एक तूफान उठ रहा था, जिसका नेतृत्व एक महिला कर रही थी। उसका नाम था आइडा टारबेल। वो एक पत्रकार थी और एक पीड़ित भी। दशकों पहले उसके पिता पेंसिल्वेनिया के एक स्वतंत्र तेल व्यापारी थे और उसने अपनी आंखों से देखा था कि स्टैंडर्ड ऑयल की एनाकोंडा ने उसके पिता के कारोबार और आत्मा दोनों को कैसे कुचल दिया। अब उसके पास बदला लेने का मौका था। 2 साल तक वो एक जासूस की तरह काम करती रही। उसने पुराने कर्मचारियों को खोजा, रेलवे के तहखानों से गुप्त अनुबंध निकाले, रिबेट और स्पाई नेटवर्क का पूरा नक्शा तैयार किया। तभी एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। जनता को पता चला कि जॉन का पिता एक अपराधी था, एक भगौड़ा, बाइगैमिस्ट, जो नकली नाम से दोहरी जिंदगी जी रहा था। रॉकफेलर की पवित्र छवि टूट गई और पहली बार उसके जीवन में ऐसा हुआ कि वो खेल को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने कोई टिप्पणी नहीं की और अपने एस्टेट में छिप गया। लेकिन जनता का गुस्सा बढ़ता गया। टारबेल की किताब हिस्ट्री ऑफ द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी अमेरिका की सबसे खतरनाक किताब बन गई। इसने जनता को एक चेहरा दिया जिससे वे नफरत कर सकें और एक युवा राष्ट्रपति को हथियार दिया जिसका नाम था थियोडोर रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने एंटी ट्रस्ट जांच शुरू की जो सालों तक अदालतों में चलती रही। आखिरकार 15 मई 1911 को फैसला आया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को अवैध मोनोपोली घोषित किया और आदेश दिया कि इस साम्राज्य को तोड़ दिया जाए। कंपनी को 34 हिस्सों में बांट दिया गया, जो बाद में एक्सॉन मोबिल जैसी वैश्विक कंपनियां बनी। दुनिया को लगा अब रॉकफेलर हार गया, लेकिन असल में जब कंपनी टूटी तो उसका स्वामित्व खत्म नहीं हुआ। वो बस अलग अलग कंपनियों में फैल गया और रॉकफेलर उन सभी कंपनियों के बड़े शेयर का मालिक बना रहा। उन शेयरों की कीमत आसमान छूने लगी
और 1916 तक जब दुनिया केरोसिन से गैसोलीन के युग में जा रही थी, रॉकफेलर दुनिया का पहला आधिकारिक बिलियनियर बन चुका था। उस समय जब एक आम अमेरिकी साल में सिर्फ $800 कमाता था, उसकी संपत्ति $1 अरब तक पहुंच चुकी थी। उसने अपने पिता को पीछे छोड़ दिया, अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार को भी। लेकिन जब सोना बढ़ता गया, बूढ़े आदमी को समझ आया कि उसका एक दुश्मन बचा है जिसे वो खरीद नहीं सकता और जिसे वो हरा नहीं सकता। समय। उसका समय खत्म हो रहा था। उसने दुनिया के पहले PR विशेषज्ञों को काम पर लगाया और जनता के सामने एक दयालु दादा की छवि बनाई जो बच्चों को चमकते डाइम बांटता है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की, जिसने हुकवर्म और येलो फीवर जैसी बीमारियों के खिलाफ शोध को फंड किया। क्या ये अपराध बोध था? क्या ये सच्चा परिवर्तन था, या फिर एक और चतुर चाल? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि 23 मई 1937 को ये मशीन आखिरकार रुक गई। जॉन डी रॉकफेलर 97 साल की उम्र में मर गया। वो 100 साल जीने का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसने $1 लाख कमाने का लक्ष्य इतनी बड़ी सीमा तक पार कर दिया जिसे समझना मुश्किल है। जैसा कि रॉकफेलर ने खुद कहा था, मुझे विश्वास है कि पैसा कमाने की शक्ति ईश्वर का उपहार है, और जब ये मुझे मिली है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं पैसा कमाऊं और भी पैसा कमाऊं, और फिर उस पैसे का उपयोग अपने साथी मनुष्यों के भले के लिए करूं, जैसा मेरा विवेक मुझे निर्देश देता है।